हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, एक वीडियो बना के बताया था आप लोगों को कि हम केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, केमिस्ट्री और बायो का चाहे वो 11th का हो 12th का, हम पूरा कवर करेंगे नीट के लिए और आईआईटी के लिए हम मेनली, ठीक है। तो इसे ज़रूर देखें, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। और हो सके तो हम फिजिक्स का भी कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे मेनली हम बायो और केमिस्ट्री का तो करेंगे ही, फिजिक्स का कुछ टॉपिक स्टार्ट करें। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे टाइम टू टाइम आ सके, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। चैप्टर 2 क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब स्ट्रक्चर हमने चैप्टर 1 कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। चैप्टर 1 के हमारे पास जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ये मेनली हमने लोगों ने कर रखा है। तो वो अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा रखा है ना, तो मैं आई सेक्शन में ऊपर की तरफ या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, या यूट्यूब पे हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हम मेनली यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब मेनली स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं। आप लोगों ने थोड़ा बहुत 9th क्लास में पढ़ के आया होंगे, ठीक है। तो 9th यहाँ पे हम देखते हैं मेनली क्लास 11th का। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एटम्स। अब एटम्स होता क्या है हमारे पास? अब ये तो पता है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, उसे एटम कहते हैं, ठीक है। डिस्कवरी थी, सब हमने अच्छे से कर रखा है, पूरा मोल कॉन्सेप्ट में बताया था। ऐसे भी क्लास अगर 9th वाला हमारा लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, तो हम लोगों ने 9th का एक चैप्टर बनाया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, वहाँ के बनाया है। तो हमारा एक दूसरा चैनल है टारगेट इजोटैमी स्कूल बोर्ड करके, उस पर भी आप जाके देख सकते हो। क्लास 9th में हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। एक या दो लेक्चर मिलेंगे तो वहाँ पे हमने अच्छे से बता रखा है इसका। तो एटम फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एटम। अब एटम क्या होता है हमारे पास? एटम जो होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं हमारे पास, सबसे जो छोटे पार्टिकल होते हैं एटम करते हैं उसे। ये विच डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अब ये फ्रीली स्टेट में क्या होता है हमारे नेचर में स्टेबल करते ही नहीं है फ्रीली स्टेट में। ये मेनली एटम क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं। तो हमारे नेक्ड ऐसे मेनली दिखेगा नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे एटम्स की बात करते हैं, तो एटम्स हमारे पास सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, वो भी फ्रीली, ठीक है। बट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। लेकिन केमिकल कॉम्बिनेशन ये बनाता है। जैसे केमिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं हम, एलिमेंट्स हो गया, मिक्सचर हो गया हमारे पास, केमिकल कंपाउंड होंगे, इन सब में हमें मेनली देखने को मिल जाते हैं हमारे पास। तो हम मेनली देखते हैं कि एटम वर्ड जो आया था वो कहाँ से आया था। ये हमारा ग्रीक वर्ड था। एटम वर्ड हमारा क्या था? ग्रीक वर्ड था। ये एटम दिया हुआ है, ठीक है। हैज़ बीन राइट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, हमारा इसका नाम था एटोमियो। अब एटोमियो का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि वो पार्टिकल जिसको हम काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, ठीक है। तो मीन्स अनकटेबल और नॉन डिविजिबल पार्टिकल जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एटम। जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हमारे आसपास भी होते हैं। अब नेचर में ही हम मेनली गैस की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है, 78% हमारे पास। फिर ऑक्सीजन है 21%। फिर अदर गैसेस हमारे पास 1% आते हैं। तो अदर गैसेस में हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सब गैसेज आते हैं, कुछ गैसेज आते हैं। तो मेनली अगर बात करें हम, तो जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की हमारे पास गैस या हाइड्रोजन, हम एटम की बात करते हैं, चलो गैस वैस की बात करते हैं। तो गैस के पार्टिकल्स भी आपको अगर दिखेंगे इधर उधर, तो क्या पकड़ के ऐसे थोड़ी एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है पकड़ के मैं तोड़ दूँ या कुछ कर दूँ, ऐसे कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाता है कि हमारे पास एटम, इसी से समझना चाहिए हमारे पास कि वो पार्टिकल जिसको हम तोड़ मरोड़ कुछ नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, हम ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास टोटल 122 है, लेकिन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 118 भी दे रखे हैं। तो ये चीज़ हम देखते हैं। इसके बाद मेनली बात करते हैं यहाँ पे सब एटॉमिक्स पार्टिकल। अब एटम्स के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स के भी सब एटॉमिक्स पार्टिकल होते हैं, सब यानी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हम बायो में पढ़ते हैं, एनिमल किंगडम वाले में सेक्शन में पढ़ते हैं, डिवीजन का सब डिवीजन होता है, फाइलम का सब फाइलम होता है। तो वैसे हमारे पास केमिस्ट्री में यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम के भी हमारे पास क्या है? कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आते हैं हमारे पास। जैसे
हमारे पास मेनली 3 चीज़ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो पढ़ते हैं, ये चीज़ हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या चीज़ हमारे पास और कुछ आ जाता है। तो दोज एटम विच एक्चुअली पोजेस, ठीक है, एन इंटरनल स्ट्रक्चर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, इंटरनल स्ट्रक्चर डेट दे आर मेड अप ऑफ इवन स्मॉलर एंड मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी वो पार्टिकल्स जो हमारे पास, अब फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास जो कुछ काम करते हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं, अगर सीधा सीधा मैं कहूँ तो यहाँ पे पार्टिकल्स ये हमारे पास एटम्स में ही छोटे होते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स स्मॉलर देन एटम्स, ये हमारे पास क्या होते हैं, एटम से भी छोटे हैं। अब उसकी बात ही करें ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहा है हमारे पास, सेल होते हैं, सब सेल होते हैं, पढ़ा हमने। सब सेल क्या होता है हमारे पास, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन होता है, सेल के अंदर ही पोर्शन होता है हमारे पास। तो यहाँ पे मेनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिसका अंदर, यानी एटम्स के अंदर होता है, जिसका कुछ ना कुछ हमारा वो छोटे तो होते हैं लेकिन कुछ ना कुछ उसका फंक्शन होता है, उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ये चीज़ हमने लिख लिया है कि पार्टिकल जो होते हैं ना, ये पार्टिकल जो होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये हमारे एटम से भी छोटे होते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझ लो, अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स है तो क्या होगा, एटम से भी छोटे होंगे। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन E- से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन P+ से, ठीक है, P+ से, फिर न्यूट्रॉन N0 से, ठीक है, N0। तो ये हमारे पास 3 क्या आते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स आते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गया हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल, कुछ हमारे पास नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स भी होते हैं जिसका कुछ यूज़ होता नहीं है। मतलब ऐसे कहना चाहिए, अभी तो मेनली हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ यूज़ होता नहीं, लेकिन आगे अगर आप चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही, ठीक है। जैसे कहाँ पे यूज़ होगा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्या यूज, जैसे हम पढ़ते हैं ना मैग्नेट में, लाइक चार्जेस क्या होता है, रिपेल ईच अदर, लेकिन अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहीं पे हमारे पास नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में ऐसे ही कुछ हमारे पास होता है कि न्यूट्रिनो होता है हमारे पास, क्या दे रखा है, न्यूट्रिनो हो गया, एंटी प्रोटॉन हो गया, मीजॉन हो गया, मियॉन हो गया, ऐसे हमारे पास और कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन अभी कभी आ जाए कि कौन सा फंडामेंटल पार्टिकल्स है, कौन सा नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, तो क्या करोगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉनो, एंटी प्रोटॉन, अब देखो न्यूट्रॉनो, एंटी प्रोटॉन, मीजॉन, मियॉन, ऐसे हमारे पास और भी आ जाते हैं, हमारे पास प्रोन आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इस पार्टिकल की डिस्कवरी में हेल्प किन किन साइंटिस्ट ने की थी तो मेनली 3 साइंटिस्ट हमारे पास हैं, सर्जवेल, ठीक है, सर्जवेल, विलियम लुइस एंड हमारे पास कर्ल एंडरसन। इन 3 साइंटिस्टों का नाम आता है। तो साइंटिस्टों का नाम पूछे ना पूछे, लेकिन नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इस चीज़ को आप एक तरह से नोट्स बनाते जाओ, हमारा लेक्चर जो है ना आपको पूरा प्रॉपर वे में मिलेगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को डीपीपी भी प्रोवाइड करने की, डीपीपी या पूरा हम क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, तो वहाँ पे जाके आप जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ऐसे भी हमारे चैनल के अवार्ड वाले सेक्शन में भी जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। वरना आप टेलीग्राम पे जाके, हमारे चैनल का नाम है टारगेट इजू टाइमिंग, ठीक है, वो भी डालोगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन करें। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। तो अब हम उसका आगे का टॉपिक देखते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करते हैं, इसके बाद न्यूट्रॉन देखेंगे, उसके बाद आगे कुछ आगे टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। हमने देखा अभी तक क्या, एटम के बारे में पढ़ा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा। सब एटॉमिक पार्टिकल में हमने क्या देखा था, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हमने मेनली देखा था कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं हमारे पास। तो उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं सबसे पहली बात, फिर प्रोटॉन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, किसका, एटम का। तो इलेक्ट्रॉन इज द, यहाँ पे हम डिनोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम E- से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन को हम P+ से डिनोट करते हैं।
ठीक है, ये चीज़ याद रख लेना शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक तरह का फंडामेंटल पार्टिकल्स है एटम का। इसकी ये बहुत ही इसके बाद स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये हाइड्रोजन का अगर कहा लेना, हाइड्रोजन एटम का 1/, ठीक है, 1/1840 पार्ट है, ठीक है। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं, एक तरह से डेफिनेशन आपके लिए इसलिए लिखा गया है कि आप प्रॉपर आप लोगों का नोट्स बन सके, ठीक है, जो कि आप लोगों के स्कूल में अगर एग्ज़ाम हो तो उसमें भी हेल्पफुल हो सके और कोई रिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। अब क्या इसमें से याद रखना है आपको, कहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो उस चीज़ पार्ट का हिस्सा क्वेश्चन में कैसे काम आएगा, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हम ये चीज़ देखते हैं हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉन की सबसे पहले डिस्कवरी। अब तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आप लोगों को पता होगा, 9th क्लास से पढ़ के आए हो आप। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। वहाँ पे जे थॉमसन का बहुत अच्छे से बात किया गया। हम भी बात करेंगे आगे, हम भी चैप्टर के आगे में हम बात करेंगे कि जे थॉमसन के मॉडल के बारे में भी बात करेंगे। तो जे थॉमसन का इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी उन्होंने, कब की थी, 1897 में किया था, ठीक है, 1897 में किया था। इसे भी याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको किसने किया था, साइंटिस्ट का नाम रखना या ज़रूरी है। इसके बाद चार्ज की बात करें तो चार्ज हमें याद रखना कंपलसरी है। चार्ज हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि चार्ज याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आगे देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो देखेंगे वहाँ पे चार्ज का यूज़ होता है। अगर चार्ज याद है तो ठीक है, लेकिन कभी कल क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन जनरली क्वेश्चन में गिवन ना रहा तो अगर याद रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हमें चार्ज एटलीस्ट याद रखना चाहिए। छोटा सा है हमारे पास, -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है चार्ज इसका, ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। इसका मास की बात करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 9.1 × 10⁻31 kg होता है। इस चीज़ को हमें याद रखना है। ये हमारा हो गया ये चीज़। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि हमारे पास ये दिखते कैसे। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, इसके चारों तरफ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके चारों तरफ क्या, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या है, ये सारे सेल्स कह लो या ऑर्बिट कह लो। इसके बीच में क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्लस हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। मास नंबर तो यहीं से निकल के आता है ना हमारे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसी को तो मास नंबर हम कहते हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर कहते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो हमारे क्लास 9th और 10th वाले जो हमारा चैनल है यूट्यूब का, उस पर भी जरूर जाए, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा देखने को। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात खत्म। अब क्या याद रखना है, चार्ज और मास आप लोगों को याद रखना है, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन भी हमारा एक तरह का फंडामेंटल यूनिट होता है किसका, एटम का। और ये भी हमारे पास स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव चार्ज होते हैं इसके पास। यहाँ पे 2 वर्ड यूज किया है, स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट। लाइटेस्ट हल्के की बात की है। ये इट्स मास इज इक्वल टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये ठीक हाइड्रोजन के बराबर होता है इसका मास, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात करते हैं। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। इसको शॉर्ट फॉर्म में ई रदरफोर्ड भी कहते हैं। कब किया था, 1920 में, यानी 1920 में किया था इन्होंने। ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद मेनली चार्ज की बात करते हैं। तो इसका चार्ज हमें, इसका भी चार्ज याद रखना है। देखो सब मिलता जुलता है यहाँ पे, बस उस पर यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम इसका भी आ जाता है हमारे पास। इसका लेकिन मास में हमारे पास थोड़ा अलग है। मास क्या है हमारे पास, इसका मास हमारे पास है 1.6 × 10⁻27 kg। प्रोटॉन का भी हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही याद रखना है हर चीज़, क्योंकि न्यूट्रॉन में तो चार्ज और मास सब जीरो हो जाता है, ठीक है, सब जीरो हो जाता है। मेनली चार्ज हमारे पास सब जीरो हो जाता है, चार्ज होता ही नहीं न्यूट्रॉन के पास, क्योंकि चार्ज ही तो हमें काम है, मेन चार्ज का ही खेल है सब। इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, हम खासतौर से इलेक्ट्रॉन का चार्ज का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमें याद होना चाहिए। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं इस साइड हो जाता हूँ। अब हम मेनली न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन हमारा एक टॉपिक आ जाता है, जो कि हमारा तीसरा टॉपिक होता है। पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन पढ़, ठीक है। न्यूट्रॉन के बाद हम एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। तो न्यूट्रॉन हमारा ये भी एक तरह का हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, ठीक है। ये भी इसका मास जो होता है, इसका भी मास हमारे हाइड्रोजन के मास के बराबर, हाइड्रोजन एटम के बराबर ही होता है, ठीक है। ये चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? न्यूट्रॉन का डिस्कवरी सबसे ज़्यादा बार पूछता रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन का जनरली बच्चे याद रख लेते हैं, प्रोटॉन का याद रख लेते हैं, न्यूट्रॉन का याद नहीं रखते तो न्यूट्रॉन का जनरली पूछ जाता है। तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था 1932 में, ये चीज़ याद रखते हो, यानी 1932 में किया था, ये चीज़ याद रखते हो। याद रख लेना है हमको कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी? 1932 में किया था। अब इसके चार्ज की बात आती है, जैसा कि मैंने बताया था कि चार्ज इसका क्या होता है? जीरो होता है, जीरो जीरो। अब इसके मास की बात करते हैं, तो मास हमारा क्या होता है? जैसे हमारे पास न्यूट्रॉन का जो मास था वही इसका भी मास हो जाता है, सेम हो जाता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाता है। इस चीज़ को आप ज़रूर देखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एटॉमिक नंबर, मास नंबर और उसके रिलेशंस के बारे में। तो इसको आप नोट डाउन करें, मैं हट जाता हूँ। अब हम देखने वाले हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इन दोनों का रिलेशन हम देखने वाले हैं। तो मेनली हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आता है? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, ये चीज़ देख लो सबसे पहले। अब एटॉमिक नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। और मास नंबर को हम किससे? A से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो A से एटम है, तो A से तो हम डिनोट नहीं करेंगे, ठीक है, Z से करते हैं। अब देखो मास है, मास नंबर को A से, तो ठीक अपोजिट जैसा लग रहा है ना, कुछ उल्टा जैसा लग रहा है ना, तो इसलिए। तो इसका डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। डेफिनेशन तो मेनली पूछता नहीं, लेकिन फिर भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जिससे समझ आ सके हमें। तो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। अब क्या होता है न्यूक्लियस? हमारे पास बीच में न्यूक्लियस होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं हमारे पास, ये चीज़ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के पास। हमारे पास हमने देखा था ना कि हमारे पास यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है। तो न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस की बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर यानी कि Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ हमें याद रख लेना है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर रहता है हमारे पास, देखो 10th क्लास तक हम ना 1 से 20 तक एलिमेंट याद करने की सलाह देते हैं। एटॉमिक नंबर विद एटॉमिक नंबर सहित मास नंबर भी याद होने चाहिए, वैलेंसी भी याद होने चाहिए, और सिंबल विम्बल तो पता होना ही चाहिए एलिमेंट के साथ। तो हमारे पास जितना एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना ही वो प्रोटॉन का होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। तो इसका हमारे पास ये फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला समझ लो या ट्रिक समझ लो, जो भी समझ लो, ये चीज़ होता है हमारे पास। तो ये कभी कल एग्जाम में निकालने को आ सकता है, कभी कल पूछ सकता है कि एटॉमिक नंबर इतना दे रखा है तो प्रोटॉन नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा उसमें। तो पता होना चाहिए कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन भी होगा, उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। यानी Z इजकल टू P इजकल टू E माइनस, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही हमारे पास प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये चीज़ हमें याद रखना है। फिर हमारे पास मास नंबर की बात आता है। मास नंबर को A से डिनोट किया जाता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है मास नंबर। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम देखा जाए, यानी कि न्यूक्लियस में होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है यहाँ पे। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज मास नंबर। ये तो चीज़ हमने पहले भी देखा है कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम होता है न्यूक्लियस में, वो हमारे पास क्या होता है? मास नंबर कहलाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं हमारे पास। जैसे मान लो सूरज है, सूरज क्या है? न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट पे, ठीक है। तो ऑर्बिट्स इमेजिनरी लाइन होता है वहाँ पे, तो ऑर्बिट्स रिवॉल्व करता है। तो मान लो कि हमारे पास जो प्लैनेट्स है रिवॉल्व करते हैं वो इलेक्ट्रॉन की बात मान लो, इलेक्ट्रॉन है वो एक तरीके से। तो ये चीज़ हम कह सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए लिखा गया है कि मास नंबर इजकल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये मास नंबर को हमने किससे डिनोट किया? A। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इजकल टू P प्लस N होता है हमारे पास। ये चीज़ हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि कभी भी मास नंबर निकालने के लिए बोले तो पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को हम मास नंबर कहते हैं। मास नंबर जनरली हम कह देते हैं हमारे पास मास नंबर कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल होगा, लेकिन किसी किसी में ये
बदल जाता है। किसके बेसिस पे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बेसिस पे। कैसे? जैसे एग्जांपल देखे थे सोडियम। अब सोडियम 11 नंबर पे आता है, 22 होना चाहिए लेकिन 23 होता है। क्लोरीन का 35.5 होता है मास नंबर। तो ये सब चीज़ हमारे पास वेरिएशन कुछ आ जाते हैं, तो इसे हमें याद रख लेना है। ठीक है, 9th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे से एक एक पॉइंट पढ़ा रहे, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, एक एक लेक्चर को अच्छे से देखें, आप लोगों को कुछ भी मिस नहीं होने वाला। हम न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे, एनसीईआरटी के भी, हम प्रीवियस ईयर के आईआईटी के भी और नीट एग्ज़ाम के भी हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग लेक्चर पे ना और वीडियो पे शुरुआत से अंत तक जरूर बने रहें, तभी आप लोगों को अच्छे से बेसिक एक एक क्रिस्टल क्लियर पूरा समझ आ जाएगा। अगर कोई जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, उसके लिए भी ये लेक्चर है। ठीक है, जीरो टू हीरो समझ लो। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन। अब रिलेशन की बात करता है, किसकी रिलेशन की बात करता है? यहाँ पे 3 चीज़ लिखा हुआ है, क्या? एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें। तो हमारे पास होता क्या है, हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर की बात करें हमारे पास, तो सारे फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लिखते हैं ए इजकल टू पी प्लस एन होता है, यानी मास नंबर हमारा कितना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास वही अगर देखें ए इजकल टू जेड प्लस एन होता है। जेड प्लस एन क्या हमारे पास? ए क्या था? मास नंबर। मास नंबर जेड हमारे पास क्या था? एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन होता है हमारे पास, ये चीज़ याद रख लेना है। इसके बाद हमारे पास दूसरा आ जाता है क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इजकल टू, अब इसको इधर कर दे तो हमारे पास कितना आ जाता है? ए माइनस जेड आ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना रहेगा हमारे पास। अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो एटॉमिक नंबर हमारे मास नंबर में से हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो हमारे न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास फॉर्मूला आता है, तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। तो इन तीनों का रिलेशन हमने कंबाइन करके निकाला। ठीक है, अगर जितना हमारे पास, अगर मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास? मास नंबर। मास नंबर निकालना होगा तो हमारे पास क्या? एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक नंबर प्लस हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर देंगे। लिख दूँ क्या? लिख ही देता हूँ। ये क्या होता है देखो, यहाँ पे मास नंबर इक्वल टू क्या होता है? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाता है, ये चीज़ याद रखना। फिर उसी की बात करें, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो हमारे पास क्या आता है? मास नंबर माइनस कितना हमारे पास? माइनस एटॉमिक नंबर, यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं, इससे क्वेश्चन हम करने वाले। आज हम जितना भी पोर्शन होगा ना, हम करने वाले हैं थ्योरिकल पोर्शन करने वाले हैं, और इसका जो सेकंड लेक्चर आएगा ना, जो इसी पार्ट का न्यूमेरिकल बेस्ड वाला आएगा। यानी इस चीज़ में हम जितना चीज़ करने वाले हैं ना, उस वाले नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर इसी का पार्ट जो होगा सेकेंड वाला, उसमें हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करने वाले। तो आप लोग ज़रूर देखें, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें और अच्छे से देखें और एक एक पॉइंट देखें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, किससे रिलेटेड क्या समझ नहीं आए, तो हम वहाँ पे कमेंट सेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या तो हम आगे भी कोशिश करेंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मेनली हम न्यूक्लॉन्स, न्यूक्लाइड और आइसोटोप्स के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं। फिर आइसोटोन्स भी पढ़ेंगे, आइसोबार्स भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे पहले ये पढ़ लेते हैं। अब न्यूक्लॉन्स और न्यूक्लाइड ये क्या होता है हमारे पास? ये चीज़ तो नया देखने को मिल रहा होगा, 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा। आइसोटोप्स तो पढ़ा भी है, आइसोबार भी पढ़ा है, आइसोटोन्स भी पढ़ा है, लेकिन न्यूक्लॉन्स और न्यूक्लाइड नहीं पढ़ा। क्या चीज़ होते हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे पास न्यूक्लियस में जो प्रेजेंट होता है ना, उसका जो सम होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? हम प्रेजेंट होता है, उसी को वो फंडामेंटल पार्टिकल होता है ना, तो उसको ही, इसी को हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लॉन्स कह देते हैं। यहाँ पे हमारे लिए चीज़ लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू न्यूक्लॉन्स। ये चीज़ इतना याद रख लेना। अगर देखा जाए तो किसकी तरह होता है? मास नंबर की तरह होता है, लेकिन सेम टू सेम मास नंबर नहीं कह सकते, इसको न्यूक्लॉन्स कहते हैं। न्यूक्लाइड की बात करते हैं। न्यूक्लाइड क्या होता है? वेरियस स्पीसीज आते हैं इसमें, लेकिन एटम्स होते हैं जनरल फॉर्म में होते हैं मेनली। तो अलग अलग स्पीसीज होते हैं एटम्स के, वो भी जनरल फॉर्म में होते हैं, उसे न्यूक्लाइड कहते हैं। ए न्यूक्लाइड हैज़ अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एटम, एक इसका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होता है हमारे पास। एटॉमिक नंबर कह लो या मास नंबर कह लो, एटॉमिक नंबर, मास नंबर। अब देखो एटॉमिक नंबर हमारा नीचे दे रखा है, दोनों का साथ साथ
मास नंबर 14 दे रखा है हमारे पास, ठीक है, और 14 और 16 दे रखा है, तो यानी ऑक्सीजन और हमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया इसमें, तो ये चीज़ हमारे पास दे रखा है, यानी कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होती है। ये तो अब ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पास, लेकिन 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 हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता है अगर मैं स्टार मार्क लगा रहा हूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पूछा गया एग्जाम में, आगे भी पूछ जाते हैं। तो मेनली आइसोटोप्स में 112 में बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। आज मैं कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ, देखो कैसे। एटम्स ऑफ द एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर, ये तो पता है कि एटम्स में हमारे पास, आइसोटोप्स में हमारे पास होता है, एलिमेंट्स में हमारे पास क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर रहते हैं बट डिफरेंट मास नंबर रहता है, ये चीज़ तो पता है। हमारे पास सेम एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, ठीक। उसका आइसोटोप से 112 में उल्टा हो जाता है, हमारे पास उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसके आइसोटोप्स कहते हैं। तो हमारे पास प्रोटीरियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, हाइड्रोजन का मतलब तीनों हमारे पास आइसोटोप दिया गया है हमारे पास यहाँ पे। तो प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर हमारे पास सबका सेम है, ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या है हमारे पास, सबका डिफरेंट है। इसी को हम आइसोटोप्स कहते हैं। अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, जेड और ए के फॉर्म लिखता हूँ, जेड और ए के। अब जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा सेम हो जाता है, ठीक है। मास नंबर हमारा क्या होता है, मास नंबर हमारा, सॉरी, एटॉमिक नंबर हमारा सेम होता है, मास नंबर हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये चीज़ याद रख सकते हो आप कि हमारा जेड सेम रहेगा, यानी एटॉमिक नंबर हमारा सेम रहेगा, मास हमारा डिफरेंट रहेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। 112 में हम ठीक इसका उल्टा कर देते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, अगला हम वही करने वाले हैं। तो हम आइसोबार्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे, आइसोटोन्स और आइसोस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली ये दोनों टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा आई थिंक, तो फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभार अगर एग्ज़ाम हार्ड बनता है ना मेनली आईआईटी वालों के लिए, तो ये चीज़ पूछ लिया जाता है, तो इसे हम ज़रूर देखेंगे। तो ये चीज़ देखते पहले आइसोबार्स होते क्या हैं, ठीक है। आइसोबार्स हमारे लिए क्या होते हैं, आइसोबार्स हमारे पास होते हैं, इसमें हमारे पास एटम्स हैविंग सेम मास नंबर। अब इसमें क्या होता है, मास नंबर हमारा सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास। ये चीज़ देख लेना है, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो फॉस्फोरस और सल्फर का, हमारे पास क्या है, इसमें मास नंबर तो सेम दे रखा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है, इसमें डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम यही लिख लेते हैं, जेड और ए लिख लेते हैं। तो जेड हमारा क्या था, मास नंबर, जेड, सॉरी, हाँ, जेड हमारा क्या था, मास नंबर। मास नंबर हमारा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है, लेकिन वही हमारे पास ए जो होता है, यह क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक, उल्टा डिफरेंट होता है। ये चीज़ देख लेना हमारे पास कि आइसोबार्स में हमारे पास मास नंबर सेम होते हैं, यानी जेड सेम होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, यानी हमारे पास, सॉरी, उल्टा कह दिया मैंने, मास नंबर हमारा क्या होता है, सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें हमारा कुछ उल्टा हो गया आई थिंक, सेम मास नंबर सेम है ना हमारे पास, मास नंबर सेम है, ए सेम होना चाहिए ना हमारे पास, उल्टा कर दिया, यानी कि जेड हमारे पास डिफरेंट रहेगा, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, लेकिन मास नंबर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। ये चीज़ देख लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेम मास नंबर रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है। यानी कि जेड, यानी हमारा जेड क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है हमारा, लेकिन मास नंबर क्या है हमारे पास, सेम है। तो इस चीज़ को देखना है। फॉस्फोरस सल्फर का एग्जाम्पल हमारे पास बेस्ट दे रखा है यहाँ पे। इसका तो आइसोटोन्स की बात करते हैं। आइसोटोन्स हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं, हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहते हैं, लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं। इसी को, और या मास नंबर रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कह देते हैं मेनली, आइसोटोन्स, ठीक है। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम ज़्यादा, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज़ की बात करें, यहाँ पे हमारे पास सेम मास नंबर, हमारे पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन डिफरेंट नंबर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, या हम मास नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे पास कार्बन में हमारे पास 6, हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर, इसका 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, और ये सब का हमारे पास क्या दे रखा है, मास नंबर दे रखा है।
इसका 14 कार्बन का, नाइट्रोजन का 15, यहाँ पे इसका 16 दे रखा है। तो ये चीज़ हमें ज़रूर देख के जाना चाहिए। अब इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास नंबर और न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे पास सेम होते हैं। तो ये चीज़ लिखते हैं कि हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है इसमें हमारे पास सेम रहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रख लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहता है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना है कि इसमें हमारे पास आइसोटोन्स में, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसके बाद आइसोटर्स की बात करते हैं। अब आइसोटर्स की बात की हमने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होता है हमें उसे भी देखना है अभी। तो आइसोटर्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल हैविंग द सेम नंबर ऑफ एटम। अब सेम नंबर क्या होता है, इसमें एटम्स होते हैं हमारे पास, और आल्सो सेम नंबर ऑफ हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। उसे क्या कहते हैं, आइसोस्टर्स भी कहते हैं, उसे आइसोस्टर्स कहते हैं। ये वो किसकी तरह होता है हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का होता है। अब वो क्या होते हैं अभी हम देखने वाले हैं, इस टॉपिक के बाद ही जस्ट देखेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल में CO2 का अगर मास, पूरा अगर मॉलिक्यूलर मास निकाले, इसका भी मॉलिक्यूलर मास निकाले, तो दोनों का जो सेम आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। इसका हमारे पास देखें तो कार्बन का कितना होता है, ऑक्सीजन हमारे पास हो गया कितना, 32, 12, 40, 44, इसका आ गया 28, इसका भी 44। तो दोनों का सेम आ रहा है हमारे पास, ये चीज़ देखेंगे। तो ऐसे हमारे पास सबका सेम आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कह देते हैं। तो आइसोटर्स में हमें इसकी बात करता है, सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे आइसोटर्स कह देते हैं। इस चीज़ को हमें अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। आगे हम टॉपिक करने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में, और हम मेनली AMU एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ देखते हैं हम, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के हमारे बारे में देखने वाले हैं मेनली। यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते क्या, ये हमारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। इससे क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है। अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो एक ये भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप स्कूल के एग्ज़ाम में बात की जाए, ठीक है, या हमारे पास नीट एग्ज़ाम में, या JEE मेंस की एडवांस की बात की जाए हमारे पास, यानी मेनली IIT की, उन सब एग्ज़ाम में हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उस पर होता क्या है हमारे पास, ये देखो। सबसे पहले दो स्पीसीज, यानी जिसमें हमारे पास एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स की 3 चीज़ की बात करता है, इसमें सेम नंबर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। हमारे पास डेफिनेशन ये लिखा हुआ है। इसके जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है कि जैसे मेनली हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम Li+ है, Be2+ है। अब इन सब में आप चाहे तो इलेक्ट्रॉन गिन के देख लो, 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको सब में, 2 से मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन तो मिलेंगे एटलीस्ट, 2 सब में 2 मतलब बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, सेम होंगे। तो ये चीज़ हमारा पहला टॉपिक हो जाता है। अब जैसे आप लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है मेनली नीट एग्जाम में और IIT में भी, कि मेनली हमारे पास 4 ऑप्शन दे देता है, और कुछ ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में दे देगा, बोलेगा कि ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है किस किस का ये सेम नंबर इसके साथ मैच कर रहा है। जैसे मान लो हमारे पास N3 का दे दिया, O2 का दे देगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे, वो फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूँ, MCQ में हमारे पास सब इसके भी कुछ इसके भी कुछ इसके भी डाल देगा, इधर उधर आगे पीछे करके अब पूछ लेगा। तो आप लोगों का आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स निकालना आना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे, ठीक है, वरना नहीं कर पाओगे। अब मेनली एक चीज़ ये भी पूछा था ऑप्शन में कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन में, यानी कि एक ऑप्शन में 3-4 एलिमेंट दे दिया मेनली, मान दो 4 एलिमेंट दे दिया, कुछ को गलत कर दिया, कुछ में आगे पीछे करके भी दिया था। तो निकालना आना चाहिए आप लोगों को, उससे आप पता कर सकते हो कि किस में सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहलाता है। तो जैसे दूसरा अगर हमारे पास एग्जाम्पल देखें तो इसमें हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन सब में है हमारे पास। अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस। जैसे मान लो सोडियम में हमारे पास, यहाँ पे सोडियम है हमारे पास, सोडियम, जैसे सोडियम हमारे पास क्या होता है, Na+ होता है, ठीक है, Na होता है। अब इस क्या होता है, इसका 11 होता है एटॉमिक नंबर। अब इसी को बात को Na+ की बात करें तो कितना हो जाएगा, 11। अब प्लस है ना, सॉरी प्लस है ना, तो प्लस में क्या होता है, माइनस होता है एक, तो -1 किया तो कितना हो गया, इसका 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। वैसे दूसरे वाले की मैग्नीशियम में देख लो, तो मैग्नीशियम में हमारे पास 12 होता है, तो 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे हमें ये चीज़ देखना चाहिए।
तो ये हमारे पास थर्ड जो एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है। जैसे आप देख सकते हैं सल्फर 2 माइनस है, 2 माइनस का मतलब क्या होगा, उसमें प्लस होता है। 16 है, 17 18 दो जोड़ देंगे। क्लोरीन है 17 होता है, एक जोड़ देंगे माइनस है 18 हो जाएगा। तो ऐसे आर्गन में ऑलरेडी 18 होता है, पोटेशियम में प्लस है तो 19 होता है, तो एक माइनस कर देंगे प्लस है तो 18 हो जाएगा। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है हमारे पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा ये। फिर इसके बाद आइसोडाइफर्स की बात करता है। आइसोडाइफर्स में हमारे पास क्या आते हैं, अब आइसोडाइफर्स इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो आइसोडाइफर्स में हमारे पास सेम एटम्स हैविंग सेम डिफरेंस। अब डिफरेंस जो होगा ना सेम होगा हमारे पास किसके बीच में, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में हमें देखा जाए तो। जैसे यूरेनियम देख लो, थोरियम देख लो, हाइड्रोजन देख लो, लिथियम देख लो। अब यूरेनियम हमारा सबसे रेडियो एक्टिव होता है, एलिमेंट होता है, 92 नंबर पे एटॉमिक नंबर आता है, इसका मास नंबर 258 है हमारे पास। वही थोरियम का देखोगे तो 90 है, इसका 234 आता है। ये हो गया। हाइड्रोजन का, लिथियम का देख लो तो 1 और 3 है, तो 7 और 2 इसका क्या होता है, हमारा मास नंबर है। ये चीज़ हमारा एग्जाम्पल हो जाता है कुछ, ठीक है। तो आगे हमारा एक टॉपिक देखते हैं, और जैसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट देखते हैं, इसके बाद हम टॉपिक को एंड करेंगे। और न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम जितना भी हमने आज पढ़ा है कुछ टॉपिक हमारे बाकी रह रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस लेक्चर को एक टॉपिक के बाद बंद करने वाले हैं। तो आप लोग इसे नोट डाउन करें। तो एटॉमिक मास यूनिट हम देखते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट का हमने 9th क्लास भी पढ़े हुए। एटॉमिक मास यूनिट कह लो, यूनिफाइड मास कर लो, दोनों में से एक पढ़ते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जो एक तरह का यूनिट होता है, जैसे हमारे पास किलोग्राम होता है, सेंटीमीटर होता है, एक तरह का ऐसे यूनिट होता है, या यूनिफाइड मास के लिए। तो 9th क्लास में मेरी देखते हैं, जैसे मोलर मास निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं, सॉरी एटॉमिक मॉलिक्यूल निकालते हैं, उसमें हम जैसे लगाते हैं ये चीज़ को, यूनिट को, तो AMU हमारे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो ये क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू हमारे पास कार्बन के बराबर होता है। कार्बन का 1/12 जो पार्ट होता है मास उसका, उसके बराबर होता है। तो इसकी 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻20 kg होता है। तो ये चीज़ हमें याद रख लेना, ये चीज़ हमें याद रख लेना। ये कन्वर्ट किया होता है कितने में, E = अगर बोला जाए तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसे हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है ना हमारा, यहीं तक हम लिमिटेड रखते हैं। और आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर कोई भी फिर भी कोई अगर कुछ क्वेरी है, आपकी दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में करें, हमें आप ज़रूर बताएं। तो कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर क्या करें, चाहे आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी करोगे, एक हमें पता चलेगा कि सच में आप लोगों के लिए कुछ हमने हेल्पफुल वीडियो बनाए यानी लेक्चर बनाए। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना वो ज़रूर देखें। जितना हमने आज कवर किया टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अब कुछ हमारे पास इससे रिलेटेड टॉपिक्स जो बच गए हैं उसमें लेक्चर में कवर करके फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। यानी खास तौर से मेनली अगर कहा जाए तो नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, वो न्यूमेरिकली बेस्ड होगा। तो उस चीज़ को ज़रूर देखें आप। और ये पहले सबसे पहले लेक्चर जो देखें, और आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि हमें शिक्षा यानी अच्छी चीज़ें जो होती हैं ना, हमें सबके साथ शेयर करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।